कहानी है सच्ची परख। बिस्तर पर लेटी वह खिड़की से बाहर निहार रही थी। सानिया ने एक ठंडी सांस ली। परिस्थितियां इंसान में किस हद तक बदलाव ला देती हैं। अगर ऐसा न होता तो आज तक वह यूं घुटती न रहती। बेकार ही उसने अपने जीवन के 2 वर्ष मृगमरीचिका में भटकते हुए गंवा दिए। निरर्थक बातों के पीछे अपने को छलती रही। काश उसे पहले एहसास हो जाता तो। लीजिए मैडम आपका जूस। साकेत की आवाज ने उसे सोच के दायरे से बाहर ला पटका। क्यों बेकार आप इतनी मेहनत करते हैं? जूस की क्या जरूरत थी? सानिया ने संकोच से कहा। देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देती रहिए। यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा। फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सब कुछ डिब्बाबंद तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही। साकेत ने गिलास थमाते हुए कहा। लेकिन आप काम करें। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। सानिया, थोड़े दिनों की बात है। जहाँ पेट के टांके कटे वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा देखो, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम थोड़ा सो लो। फिर सोचने मत लग जाना। मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से तो हो गया है। फिर काहे की चिंता। खैर अब आराम करो। साकेत ने ठीक ही कहा था। जब से उसके पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों में साकेत के प्रति किए गए व्यवहार की ग्लानि थी जो उसे निरंतर मथती रहती थी। साकेत के साधारण रूप, रंग और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण सानिया हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह साकेत को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं किसी को ढूंढकर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। सानिया अपनी माँ से तब कितना लड़ी थी जब उसे पता चला था कि साकेत ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। साकेत ने वहीं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण वह अब भारत नहीं आना चाहता था। सानिया ने स्वयं MBBS पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि भारत में ही रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में नए परिवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए। पर उसने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इससे सामाजिक मान मर्यादा का हनन होगा और उसके भाई बहनों के विवाह में अड़चन आ सकती है। साकेत से पत्रव्यवहार व फोन द्वारा उसकी बातचीत होती रहती थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रिश्ता तोड़कर उसका दिल दुखाया जाए। इसी कश्मकश में वह विवाह करके कनाडा आ गई थी। अचानक ट्रिन ट्रिन की आवाज से सानिया का ध्यान भंग हुआ। फोन भारत से आया था। माँ की आवाज सुनकर वह पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी? आराम कर रही हो न? देखो, ज्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हिदायतें सुन वह मुस्करा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम साकेत ने संभाला हुआ है। साकेत ठीक है न बेटी? उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खाती। रूप रंग से क्या होता है? माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। माँ तुम फिक्र मत करो। देर से ही सही लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फोन कट गया। दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह साकेत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार सानिया के मानस पटल पर बीते दिन घूमने लगे। मॉन्ट्रियल के इस खूबसूरत फ्लैट में जब उसने कदम रखा था तो ढेर सारे फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया था। उनके आने की खुशी में साकेत के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आवभगत की उसे आशा नहीं थी, इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? साकेत एक एक कर अपने साथियों से उसे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में लोगों ने पुल बांध दिए। यार तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। साकेत के मित्र की बात सुन उसे वह मुहावरा याद आ गया था। हूर के साथ लंगूर।
साकेत जब भी उसका हाथ पकड़ता, वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि साकेत उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह सानिया का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी हैं, चलो तुम्हें पूरे कनाडा की सैर करा दें। तब सानिया ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश रहती कि वह साकेत से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपनापन और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना सानिया को तब दिखता ही कहाँ था। साकेत के सहयोगियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखो सानिया, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर वह आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछकर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं होती? कहाँ तुम कहाँ मैं? तब साकेत अवाक रह गया था। दरवाजा खुलने से एक बार फिर उसकी तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? सानिया ने साकेत को पैकेटों से लदे देख पूछा। अरे जनाब, ज्यादा कहाँ है, बस कुछ फल हैं और डिब्बाबंद खाना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, इन्हीं से काम चलाना है। साकेत ने हंसते हुए कहा। अच्छा, खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठना चाहोगी? नहीं नहीं, यही ठीक है, और देखो ज्यादा पचड़े में मत पड़ना। वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत जरूरी है। साकेत ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। सानिया की आंखें नम हो आईं। ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबालब भरा हुआ है, वह आज तक घृणा करती आई, सिर्फ इसलिए कि वह कुरूप है। लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नजरअंदाज करती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी। तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्ष यूं ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह साकेत को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सानिया की इतनी बेरुखी के बाद भी साकेत कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भाई, खाना ठंडा हो जाएगा। जब देखो तब सोचती ही रहती हो, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? यह क्या कह रहे हो? सानिया ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, माँ का फोन आया था, उसने बात पलटते हुए कहा। रसोई व्यवस्थित कर साकेत बोला। मैं थोड़ी देर दफ्तर होकर आता हूँ, तब तक तुम सो भी लेना। चाय के समय तक आ जाऊंगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हालचाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो। साकेत ने झिझकते हुए पूछा तो सानिया ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सानिया जानती थी साकेत ने क्यों पूछा था। वह उसके साथ न तो कहीं जाती थी, न ही उसके मित्रों का आना उसे पसंद था, क्योंकि तब उसे साकेत के साथ बैठना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और वह यह चाहती नहीं थी। कितनी बार वह साकेत को जता चुकी थी कि उसकी पसंद नापसंद की उसे परवाह नहीं है, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने साकेत की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और जिंदादिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यारा है। अपना यार। सानिया उसकी बदसूरती के सामने जब इन बातों को तोलती तो हमेशा उसे साकेत का पल्ला हल्का लगता। साकेत जब भी उसे छूता, उसे लगता कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है, और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज्यादा ही सोचने लगी थी। सोचा शायद पोस्टमैन होगा। वह आहिस्ता से उठी और पत्र निकाल लाई। माँ ने खत में वही सब बातें लिखी थी और साकेत का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा चलकर थक गई थी। लेटने ही लगी थी कि साकेत आ गया। सुनो जरा, पेन और पैड दोगे? माँ को चिट्ठी लिखनी है, सानिया ने कहा। बाद में, अभी लेटो, तुम्हें उठने की जरूरत ही क्या थी? साकेत ने बनावटी गुस्से से कहा। दवा भी नहीं ली? ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, सानिया ने उसकी बांह पकड़ ली। साकेत ने कुछ हैरानी से देखा। सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए की माफी मांगे। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके व्यवहार से होती है।
वही उसके व्यक्तित्व की छाप बनती है। साकेत की सच्ची परख तो उसे अब हुई थी। आज तक तो वह अपनी खूबसूरती के दम्भ में एक ऐसे राजकुमार की तलाश में कल्पना लोक में विचर रही थी, जो किस्से कहानियों में ही होते हैं। पर यथार्थ तो इससे बहुत परे होता है। जहां मनुष्य के गुणों को समाज की नजरें आंकती हैं, उसकी आंतरिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। अगर खूबसूरती ही मापदंड होता तो समाज के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सानिया, तुम कुछ कहना चाहती थी? साकेत ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ खास नहीं, वह चौंकते हुए बोली। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। साकेत के स्वर में दर्द था। बस बस, और कुछ न कहो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। फिर भी तुमने कभी मुझसे कटुता से बात नहीं की। मेरी हर कड़वाहट को सहते रहे और अब भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। सानिया उससे लिपट कर रो पड़ी। कैसी बातें कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं कितना कुरूप लगता हूँ। खबरदार, जो तुमने अपने आप को कुरूप कहा। तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी आंखों को तुम्हारी सच्ची परख हो गई है। दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और घंटी भी बजी। साकेत, दरवाजा खोलो। बाहर से शोर सुनाई दिया। लगता है मित्रमंडली आ गई है, साकेत बोला। दरवाजा खुलते ही फूलों की महक से सारा कमरा भर गया। साकेत के मित्र सानिया को फूलों का एक एक गुच्छा थमाने लगे। भाभी जी, आपके ठीक होने के बाद हम एक शानदार पार्टी लेंगे। क्यों देगी ना? एक मित्र ने पूछा। जरूर, सानिया ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इन फूलों की तरह उसका जीवन भी महक से भर गया है। हर तरफ खुशबू बिखर गई है। गुच्छों के बीच से उसने देखा, साकेत के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट छाई हुई है। सानिया ने जब सारी शर्महिया छोड़ आगे बढ़कर उसका चेहरा चूमा, तो हे का शोर मच गया और साकेत ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।